किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को गाली गलौज क्यों? उसकी माँ बहन तक क्यों जाना उसकी माँ बहन तक? अब जब लट लगेंगे और जेल की रोटियां खाएंगे तो ठीक हो जाएगी अब जिंदगी। बल्कि कुछ लड़कों की जिंदगी अब खराब होगी जब जेल का ठप्पा लग जाएगा और उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केस लगेंगे। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान है कि सरकार चुन चुन कर देख देख कर टारगेट मुसलमानों को कर रही है, ऐसा तो नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी जंतर मंतर पे भी आप रहे हैं पूरे प्रोटेस्ट में, आपने भी देखा होगा कि वहाँ ऐसा तो नहीं कि किसी मुसलमान को पकड़ लिया और उसको पीट दिया या पुलिस ने सिर्फ मुसलमान लड़कों पर लाठी डंडे बरसाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जिन लड़कों की पार्टियां वो वीडियोस मिल रही हैं उन्हीं को पकड़ा जा रहा है। अब वो हिंदू भी हैं, ज़्यादातर तो हिंदू ही हैं उसमें, हो सकता है कोई मुसलमान भी हो। और मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के अभद्र भाषा जो बोली गई वहाँ, गाली गलौज किया गया, अगर मुसलमान भी है तो पकड़ो उसको, लगाओ उसको 4 लाठी फालतू लगाओ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इन लोगों ने फिर अगले दिन या दूसरे दिन 5 स्टार में जश्न की पार्टी भी रखी, लेकिन इन्होंने जुनैद को नहीं पूछा। उसका कहना यह है कि मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, सीजीपी पार्टी के जितने भी लोग थे, और मुझे इस बात का अफसोस है। पता ये चलता है कि मुझे जो अंदाजा हुआ कि जानबूझकर मोहम्मद जुनैद को इन लोगों ने अलग थलग कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि उसने 1 लाख रुपए भी अपनी जेब से खर्च करा होगा, मुझे नहीं लगता। उसको तो लोगों ने दिया है। फिर ये सोचने का विषय है कि भाई उस पर अभिजीत तिपके का, सोनम वांगचुक का या सीजेपी के किसी भी लीडर, किसी भी नेता का कोई बयान अभी तक नहीं आया। सोशल मीडिया पर को जो हम देख रहे हैं, हमारी नज़र से नहीं गुजरा। हो सकता है अगर कोई दिया भी हो तो हमारी नज़र से नहीं गुजरा। अब तक तो मैंने भी नहीं देखा है। जी हाँ, तो किसी को उस तरीके से खुलकर अपनी आवाज उठाते हुए नहीं देखा है। बिल्कुल। हालांकि जुनैद के लिए इन तमाम लोगों को गाजियाबाद भी जाना चाहिए था, उसके घर भी पहुंचना चाहिए था, और बहुत फूट करके रो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब क्यों इस तरीके का उसके साथ सुलूक किया जा रहा है? नहीं, देखिए रोने की वजह सिर्फ यही नहीं है कि भाई उसको टॉर्चर किया गया होगा या उसको बुरा फंसाने की कोशिश होगी। रोने की और भी बहुत सारी वजूहत हैं। देखिए होता क्या है कि कई लोग जब उनको आना शुरू हो जाता है ना और फिर दुकान एकदम बंद हो जाए तो वो भी एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मसला रहता है कि भाई देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ और भी होना चाहिए इसमें। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और सारे लोग तब जंतर मंतर पर जश्न मना रहे थे। तभी उस बीच से एक शख्स गायब था जिसने 37 दिनों तक बैठे प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाया। उसका नाम था मोहम्मद जुनैद। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं। मोहम्मद जुनैद के बारे में मैं आपको बता दूं कि उस दिन हमारे देश की पुलिस मोहम्मद जुनैद को आंखों पर पट्टी बांध करके जंतर मंतर से लेकर चली जाती है। कहाँ लेकर के जाती है ये इसको लेकर के अलग ही बवाल मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमें मसूरी लेकर के चली गई, मैं किसी तरीके से भाग करके आया। उनके परिवार वालों को तक प्रताड़ित किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मौलाना साहब, क्या जुनैद को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है क्योंकि उसका नाम मोहम्मद जुनैद है? देखिए ये सज़ा मुसलमान होने की तो नहीं है, ये तो कहना मैं समझता हूँ गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के वहाँ मुसलमान भी प्रोटेस्ट में थे और बहुत सारे लड़कों के खिलाफ FIR भी हैं, हिंदू मुसलमान सभी के उसमें। लेकिन हाँ कि ये इतना पॉपुलर चेहरा था, शायद हो सकता है खाना खिलाना एक वजह बना हो कि साहब ये उनको हिम्मत दे रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है, खाना खिलाकर लड़ने की ताकत दे रहा है, हो सकता है कि एक वजह हो। सबसे बड़ी बात यह है कि CGP पार्टी कहाँ है? जिस दिन उसको उठाया गया प्रोटेस्ट उससे अगले दिन ख़त्म हुआ। जब ये लोग गए हुए थे सरकार से बात करने के लिए, उसी दिन रात में उसको उठाया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, इन लोगों ने फिर अगले दिन या दूसरे दिन 5 स्टार में जश्न की पार्टी भी रखी, लेकिन इन्होंने जुनैद को नहीं पूछा, जुनैद के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। मैंने उससे कई सारे इंटरव्यू कई सोशल मीडिया चैनलों पर देखे हैं। उसका कहना यह है कि मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, CGP पार्टी के जितने भी लोग थे, और मुझे इस बात का अफसोस है कि भाई मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं।
मैं तो सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, न मेरा कोई बयान इस तरह का है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो। मेरा तो एक सेवा भाव था, उसमें मैंने खाना वाना खिलाया, उसी की वजह से मुझे तो लोग पिक्चर में वीडियो में ले आए। पता नहीं कैसे, मैं टीवी पे आना भी नहीं चाहता था, पिक्चर में आना भी नहीं चाहता था। सवाल वही है सबसे बड़ा कि भाई अभिजीत दिपके, सौरभ दास या आशुतोष रंका, इन तीनों लोगों ने या जो भी लड़कियां वहाँ मेन स्ट्रीम में और मीडिया के सामने भाषण देने वाली थी, मैंने कई सारे नंबर इन सब लोगों के मंगवाए जुनैद के बयान सुनकर ही, ताकि मैं इनसे पूछूं कि भाई ये कहाँ हैं और ये क्यों जुनैद के बारे में कोई खबर नहीं ले रहे हैं। तो नंबर सारे उनके बंद हैं। एक नंबर चालू है, उस पर बेल जा रही है, उसका कोई उठाने वाला नहीं है। मैंने उस पर जो है मैसेज भी छोड़े व्हाट्सएप पर, उसका भी कोई जवाब रिप्लाई में मुझे नहीं मिला। तो पता ये चलता है कि मुझे जो अंदाज़ा हुआ कि जानबूझकर मोहम्मद जुनैद को इन लोगों ने अलग थलग कर दिया है। क्यों कर दिया अलग थलग? देखिए, इसकी दो वजह हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि अब जो हालत है सीजेपी पार्टी की, हालांकि वो कपिल सिब्बल के साथ उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 दिन का टाइम भी सरकार को दिया कि जो हमें लिखित में मिलना था वो नहीं मिला सरकार की तरफ से, और 2 दिन का टाइम है, सरकार हमें लिख के दे दे, नहीं तो फिर हम फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। एक वजह तो ये है कि वो भी सरकार से डरे हुए हैं कि भाई हम बाहर निकलेंगे, हमारे नंबर खुलेंगे, हमें ट्रेस आउट कर लिया जाएगा, हमें भी पकड़ लिया जाएगा। अगर उनको भी पकड़ लिया गया तो फिर तो कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि जिस तरह करीब 2,000-2,500 लड़कों को उठा लिया गया, चिन्हित कर लिया गया, सारी वीडियोस को जिस तरह से आईटी सेल ने इकट्ठा किया है भारतीय जनता पार्टी की और उन लड़कों को जैसे उठाया है, देखिए उसमें कई चीज़ें हैं। इस बात को मैं भी गलत मानता हूं कि जिस तरह से वहाँ मोदी जी के ख़िलाफ़, अमित शाह के ख़िलाफ़ जिस तरह की बदज़बानी की गई है, मैं उसको इंडोस नहीं कर सकता। मैं गालियाँ गंदी गंदी, बहुत गंदी गालियाँ और पता नहीं क्या क्या मोदी जी के लिए तो कहा गया है। देखिए, प्रोटेस्ट करना अधिकार है, किसी से असहमति होना ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। मैं आपसे असहमत हो सकता हूँ, आप मुझसे असहमत हो सकते हो, लेकिन उसका मतलब दुश्मनी नहीं है, उसका मतलब लड़ाई नहीं है, उसका मतलब एक दूसरे की बेइज्जती नहीं है, उसके मतलब ये नहीं है कि आप मुझे गालियाँ देंगे मैं आपको गालियाँ दूंगा, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। ये कौन थे जिन्होंने इस तरह की अभद्रता की है, इस तरह की नारेबाजी की है मोदी जी के खिलाफ, किस तरह, तो उन पर कार्रवाई होना तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों पर। लेकिन कार्रवाई हो रही है मोहम्मद जुनैद के ऊपर। उनका इंटरव्यू मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे आरएमएल अस्पताल से उठा करके ले गई यूपी पुलिस, फिर आंखों पर पट्टी बांध दिया गया, मुझे उसको कुत्ते ने काट लिया था, ऐसा उसका बयान है। तो उसके इलाज के लिए वो गया था आरएमएल अस्पताल, वहाँ से उसको उठा करके ले जाती है और सीधा आंखों पर पट्टी बांध करके 7 घंटे तक उसको रखा जाता है, उसके पिता को उठा लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। देखिए, उसकी बातों से जो अंदाज़ा हुआ, उसकी बातों से अंदाज़ा ये हुआ कि उससे सिर्फ ये पूछा गया कि भाई तेरी मोबाइल की दुकान है, उससे इतनी सारी आमदनी नहीं हो सकती जितना तूने खाना खिला दिया, 10-20 लाख रुपए तूने वहाँ खर्च कर दिए, तो ये पैसा कहाँ से आया? इसकी जांच उसके लिए हो रही है। एक बीच में आपको याद होगा खबर आई थी कि फॉरेन फंडिंग हो रही है और उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम आया था, चाइना का भी नाम आया था और कतर वगैरह का भी नाम आया था कि बाहर से। हालांकि जो डिलीवरी बॉय थे उन्होंने सबने आकर खुलकर बोला वहाँ वीडियो में, चैनलों पर, कि भाई हमें तो लोग कतर से फ़ोन करते हैं कि हमारे इतने पैकेट ले जाओ, हमें बहरीन से भी फ़ोन करते हैं, हमें चाइना से भी लोग फ़ोन करते हैं, यूएस यूके से भी फ़ोन कर रहे हैं और बाकायदा हमें ऑर्डर दे रहे हैं और हम ऑर्डर लेके आ रहे हैं। तो इसमें फॉरेन फंडिंग का तो कोई मामला था ही नहीं, लेकिन एक हवा उड़ी क्योंकि दोनों तरह के लोग थे वहाँ। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाकायदा उस प्रोटेस्ट को ख़राब करने वाले भी थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन बच्चों को पीटने वाले भी थे, उनको गाली भी देने वाले थे। अलग से कोई कहीं तन्हाई में मिल जाता था उसको मारते भी थे। कई लोगों की इस तरह वीडियो अभी भी मार रहे हैं, अभी भी मार रहे हैं, उस वक्त भी मार रहे थे, उस वक्त भी मार रहे थे।
और आपने देखा होगा वो अभिषेक वगैरह ये जो थे, जितने बदतमीज लोग थे, नहीं हत्थे चढ़ा वो किसी के, ये अलग बात है, उसकी किस्मत रही, लेकिन अलग में इन लोगों ने कई लोगों को मारा, कई तरह की वीडियो आई। तो मेरा कहना ये है, देखिए मैं तो इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि मुसलमान होने की सज़ा उसको मिल रही है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से मुसलमानों ने इस प्रोटेस्ट से अलग रखा अपने आप को, हालांकि मेरा भी मन चाहता था कि मैं भी जाऊं और इन छात्रों का समर्थन करूं, लेकिन फिर मैंने देखा कि इसका जो रंग है ना वो कम्युनल हो जाएगा और सारा फोकस मुसलमान पे आ जाएगा और मुसलमान की शामत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं जानबूझकर आपने भी वीडियो बनाया जुनैद को लेकर के कि उसमें अब्दुल फंस गया। हाँ, इस तरीके से ये आपका बयान है? नहीं, बिल्कुल बनाया। हाँ। मैंने बिल्कुल बनाया, इसलिए बनाया कि उसकी जाहिर में तो कोई गलती है नहीं बेचारे की। उसने तो एक काम शुरू किया, मुझे नहीं लगता कि उसने 1 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करा होगा, मुझे नहीं लगता। उसको तो लोगों ने दिया है, फिर 1-2 दिन तो उसने खिलाया होगा। मुझे ऐसा अंदाजा है कि उसने पानी पिलाने से शुरू किया, फिर खाना भी उसने शुरू किया। 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये उसने अपनी जेब से लगाए होंगे, लेकिन जब लोगों ने देखा कि ये इतनी सेवा कर रहा है, इतनी खिदमत कर रहा है, तो लोगों ने फिर उसको देना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर एक सरदार जी भी खाना खिला रहे थे, एक पांडे जी भी खाना खिला रहे थे, लेकिन पकड़ा गया दाढ़ी टोपी वाला। अब्दुल को तो पकड़ते हैं ना। देखिए, फॉरेन फंडिंग का जो इल्ज़ाम है वो सारा का सारा तो अब्दुल पे है। भाई सरदारों को अगर खालिस्तान से पैसा आ जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वो मजबूत है, उनमें यूनिटी है। मुसलमान में यूनिटी नहीं है। मुसलमान अगर एक पकड़ा जाता है फॉरेन फंडिंग या आतंकवाद या किसी भी चीज़ पे पकड़ा जाए मुसलमान, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलता। इल्ज़ाम पे सिर्फ खाली इल्ज़ाम पे उसको बिल्कुल अलग थलग डाल दिया जाता है। उसके रिश्तेदार भी उससे सलाम करना छोड़ देते हैं, कोई उसको वकील तक नहीं मिलता। ये तो जमीयत जो है थोड़ा बहुत काम कर रही है उन लोगों के लिए, उनको वकील देती है, उनको लीगल एड देती है, बाकी समाज उसको बिल्कुल अलग थलग कर देता है। सरदारों में ये ऐसी चीज़ नहीं है, वो अपने लोगों का भरपूर साथ देते हैं और आखिर तक साथ देते हैं। वो इस तरह से फंसने नहीं देते, अकेला नहीं छोड़ते। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है और हमें जानबूझकर असल में टारगेट भी किया जाता है। उस टारगेट को लेकर चूँकि मुसलमान सबके सब जो है इतने स्थिर, इतने मजबूत तो है नहीं कि भाई वो ठीक है, काम नहीं करेंगे तो भी उनका घर चल जाएगा। हर आदमी अपनी रोज़ी रोटी रोज़ाना की कमा रहा है, खा रहा है। 80-90% लोग ऐसे ही हैं। कुछ लोग हैं जो ठीक है, मजबूत हैं। तो हर आदमी इस बात से डरता है कि अगर मैं पकड़ा गया किसी मामले में या मैंने किसी का साथ दे दिया और मुझे भी उठा लिया गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उसकी वजह से मुसलमान, हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये होता रहेगा और ये उसी का नतीजा है कि हम लोग साथ नहीं देते। ना हमारे यहाँ कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत को छोड़ के, ना इस तरह की कोई वेलफेयर सोसाइटियाँ हैं जो इस तरह का हमें वो करें। हालांकि ये देखिए, ये कोई मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से, अगर कोई आदमी कोर्ट से भी आतंकवादी कन्विक्ट हो जाए, कोर्ट से भी, तो लीगल एड देना उसको संवैधानिक अधिकार है, उस पर आप पकड़े नहीं जा सकते। लेकिन जानकारी नहीं है लोगों को, बल्कि सरकार, अगर कोई उसकी तरफ से वकील खड़ा ना हो तो सरकार उसको वकील देती है, सरकार उसको लीगल एड देती है, ये संवैधानिक है। तो पुलिस की इतनी बर्बरता क्यों? किसी के आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके आप उसको ले जा रहे हैं, 7 घंटे तक आप हिरासत में रखते हैं, उसके माँ बाप को आप परेशान कर रहे हैं, उनको थाने में, उनकी जो बहन के हस्बैंड है उसको मेरठ से आप उठा करके ले आते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें ये देखिएगा, ठीक है उसको उठाया है, उठाया उसको, उसके माँ बाप को, उसकी बहन के शोहर को या उसके ससुर को, वो जब तक उठाया, जब तक उनको ये जुनैद नहीं मिला। जब जुनैद मिल गया तो जुनैद मिलने के बाद जुनैद से पूछताछ भी की, 7-8 घंटे रखा, फिर उसको छोड़ भी दिया। लेकिन निगरानी में है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी तक उस पर मतलब निगरानी है पुलिस की, और बाकायदा उसके फ़ोन वोन भी ट्रेस आउट हो रहे होंगे, वो कहाँ मिल रहा है, किससे मिल रहा है। होता क्या है, पुलिस की एक ट्रिक होती है कि किसी को पकड़ो और पकड़ के फिर हल्की फुल्की पूछताछ करके छोड़ दो, तो सामने वाला समझता है मैं तो छूट गया। अगर वो कहीं ना कहीं गलत होता है तो उन गलत लोगों से वो कांटेक्ट भी करता है, अरे तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, उनको फ़ोन करेगा, उनसे मिलेगा, बात करेगा, तो वो फिर कहीं ना कहीं पुलिस के चुंगल में दोबारा आता है। तो अभी तक अगर जुनैद नहीं पकड़ा गया है,
अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि पकड़ा गया दोबारा। अगर नहीं पकड़ा गया तो इसका मतलब ये है फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, किसी दूसरे का ऐसा कोई मामला उसके ऊपर नहीं है, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन बल्कि अगले दिन पकड़ा जाता। क्योंकि बाहर निकलते सबसे पहले आदमी उन्हीं को कॉन्टेक्ट करता वहीं है। से उठा लेते, जंतर मंतर से ही जब खाना बांट रहा था तभी उठा लेना चाहिए था। अगर ऐसी बात थी तो प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद ही क्यों उठाया? नहीं, देखिए, या उससे एक दिन पहले ही क्यों उठाया? देखिए उसकी जो फैन फॉलोइंग थी, उसके साथ जो लोग खड़े थे वहाँ पे जंतर मंतर पे, ऐसे में ऐसे चर्चित चेहरे को उठाना पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल बात है। किसी भी छात्र को वहाँ से नहीं उठा सकते थे पुलिस वाले, और ये तो चर्चित चेहरा था। इसके साथ तो हज़ारों लोग मर मिटने के लिए तैयार थे, क्योंकि जिस तरह की इसकी सेवाएं थी। तो पुलिस भी इन तमाम चीज़ों को देखती है, समझती है। उसका फ़ोन खुला हुआ था, उसको ट्रेस आउट पे डाल दिया उन्होंने, और पता चला कि आरएमएल में है तो उसको उठा लिया। तो ये तो पुलिस की देखिए पॉलिसी होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि भाई वहाँ से क्यों नहीं उठाया, वहीं से क्यों उठाया। पुलिस पूछताछ के लिए कहीं से भी उठा सकती है। ये भी पुलिस का लगा रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी उस तरीके से उसका सपोर्ट नहीं करी जिस तरीके से करना चाहिए। मंच पर से अभिजीत दीप के उनको कहते हैं कि किसी को खाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सोनम वांगचुक उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो अपने हाथ पीछे खींचते हुए नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सोचने का विषय है कि भाई उस पर अभिजीत दीपके का, सोनम वांगचुक का या सीजेपी के किसी भी लीडर, किसी भी नेता का कोई बयान अभी तक नहीं आया। सोशल मीडिया पर को जो हम देख रहे हैं, हमारी नज़र से नहीं गुजरा। हो सकता है अगर कोई दिया भी हो तो हमारी नज़र से नहीं गुजरा। अब तक तो मैंने भी नहीं देखा है। जी। हाँ, तो किसी को उस तरीके से खुलकर अपनी आवाज़ उठाते हुए नहीं देखा है। बिल्कुल। हालांकि जुनैद के लिए इन तमाम लोगों को गाजियाबाद भी जाना चाहिए था, उसके घर भी पहुंचना चाहिए था, उसकी बहन के यहाँ भी पहुंचना चाहिए था, और उन सबको जो है आश्वासन देना चाहिए था कि हम आपके पास साथ खड़े हुए हैं, आपका हम कुछ नहीं होने देंगे। हालांकि कुछ हल्की सी बात सौरभ ने जब कपिल सिब्बल के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हल्का सा जिक्र किया कि हम किसी भी तरह की लीगल एड से, हाँ वो ताकत से क्यों नहीं उठा रहे हैं ये लोग? जब नाच गाना हो रहा था 5 स्टार होटल में, वहाँ पर जुनैद को होना चाहिए था, वहाँ पर जुनैद मौजूद नहीं था। जुनैद के बारे में ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। नहीं, सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि ये जो 5 स्टार में पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, ये पैसा कहाँ से आया? सवाल तो इस पर भी तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए ना, कि भाई ये पैसा इनके पास। एलीट क्लास हैं वो लोग, तो कर सकते हैं ना। नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा तीर मार लिया कि भाई 5 स्टार होटल में जो है बाकायदा नाच गाना कर रहे हो, और वो लड़की जो 2 दिन पहले चलने की पोजीशन में नहीं थी वो वहाँ डांस कर रही है। जब तो 2 लड़कियों के कंधे पे चल रही है वो, उसका पैर ज़मीन पे नहीं रखा जा रहा है उससे, और अगले दिन जब पार्टी हो रही है तो फिर वहाँ जो है बड़े ज़ोरदार डांस कर रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जांच का विषय तो हैं, जांच इसकी होनी चाहिए। और फॉरेन फंडिंग की जांच तो सीजेपी पार्टी की होनी चाहिए कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, उसको कैसे आ रहा है। जुनैद बेचारा क्या है, जुनैद तो अब्दुल होने की सज़ा मिल रही है उसको, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जंतर मंतर पर शुरुआती दौर में एक पत्रकार ने जुनैद से ये सवाल किया था कि जब ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो जब पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करेगी तो उसमें सबसे पहले दाढ़ी और टोपी वाले को पकड़ेगी, आपको डर नहीं लगता? इस तरीके से सवाल किया गया था। क्या उसी टाइम जुनैद को उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था, बिल्कुल लेना चाहिए था। और मैं समझता हूँ उसको जो है ना पर्दे के पीछे रह के ये काम करना था, अगर करना भी था पर्दे के पीछे रह के, अपने आप को फ्रंट में नहीं लाना था, क्योंकि देश के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है इस मामले में। अब्दुल को सबसे पहले टारगेट किया जाता है, दाढ़ी टोपी वाला तो उनके लिए ऐसा है, उसके ऊपर तो ठप्पा लगा देते हैं, जिहादी है, हर कोई कहता है। तो ऐसे में मैं तमाम मुसलमानों का इसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इस तरह के कुछ चेहरे वहाँ नहीं पहुँचे। कुछ लोग गए बाद में, 1-2 लोग पानीपत वगैरह से आए थे वो लोग, हालांकि उनकी बेवकूफ़ी है, उनको भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि हम वीडियो पकड़ के उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए। और उनको होता क्या है कि देखिए, गिरफ्तार करना अगर ईमानदारी के साथ हो तो बच्चा छूट भी जाता है या कोई भी छूट भी जाता है, लेकिन जब इस नियत से पकड़ा जाए कि हाँ इसको पकड़ना ही है, इसको तोड़ना ही है, तो फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। ये भी सोचना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि मुसलमानों ने जिस तरह इससे दूरी बनाई, ख़ासतौर से दाढ़ी टोपी वालों ने, तो ये बड़ा अच्छा कदम था मुसलमानों का। और हम बार बार अपील भी कर रहे थे इस बात के लिए
कि भाई मुसलमान इसे थोड़ा दूर, हालांकि मैं मुझसे कई कई सारे सवाल टीवी वालों ने भी किए, सोशल मीडिया वालों ने इंटरव्यूज़ भी किए कि भाई आप इसके लिए क्यों कर रहे हैं और आपको तो जाके वहाँ समर्थन करना चाहिए। तो ये सारे सवालात हुए, लेकिन बेहतर ये रहा, सबसे बेहतर पॉइंट इस मामले में कि मुसलमान ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। एक आदमी ने लिया था, वो ये देखो रो रहा है वो बेचारा। अपने इंटरव्यूज में रो रहा है वो, और बहुत फूट फूट करके रो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब क्यों इस तरीके का उसके साथ सलूक किया जा रहा है ऐसा? नहीं, देखिए रोने की वजह सिर्फ यही नहीं है कि भाई उसको टॉर्चर किया गया होगा या उसको बुरा फंसाने की कोशिश होगी। रोने की और भी बहुत सारी वजूहत हैं। देखिए होता क्या है कि कई लोग जब उनको आना शुरू हो जाता है ना, और फिर दुकान एकदम बंद हो जाए, अच्छा। तो वो भी एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का मसला रहता है कि भाई देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ और भी होना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए, आना चाहिए, या फिर लंबा खींचना चाहिए। लंबा खींचना चाहिए था। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इनपुट नहीं है कि भाई उसको टॉर्चर किया जा रहा है या उसको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है या उसको कोई सज़ा देने का पुलिस सोच रही है। ऐसा कोई इनपुट नहीं है। अगर होता तो अब से पहले हो जाता। तो जुनैद को क्या ये वहम हो गया था कि मेरे 9 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, मैं मतलब पब्लिक सपोर्ट मेरे साथ है, तो पुलिस मेरा क्या ही कर लेगी, और अगर मुझे कुछ होता है तो इतनी बड़ी जनता है वो मेरे लिए खड़ी हो जाएगी। पर इसका ठीक उल्टा हुआ। ये तो हो ही जाता है। हाँ। ये तो हो ही जाता है। आदमी को एक गुमान सा बन जाता है कि भाई इतने लोग, और जितना प्यार उसको मिला है वहाँ, ये होना स्वाभाविक भी है। जितना प्यार जुनैद को मिला है, मैं समझता हूँ अभिजीत दीपके के बाद में दूसरा नंबर उसी का था वहाँ स्टेज पे या जंतर मंतर में। तो अगर वो खाना नहीं खिलाता तो फिर उतने लोग वहाँ टूट पर जाते। मौजूद भी नहीं रहते। ये लोग जो है टूट जाते। इनके पास जो है इतना समर्थन इनको नहीं मिल पाता, इतने लोग नहीं आ पाते। अगर वो बंदा खाना खिलाना, पानी पिलाने पे नहीं रहता, जूस पिला रहा है, खाना खिला रहा है, पता नहीं क्या क्या, वहाँ तो सब कुछ चला है। वहाँ तो रोज़ाना रात में पार्टियाँ होती थी। फिर लास्ट में तो फिर ऐसा हो गया 8-10 दिन के बाद में जब ये शुरू हुआ, उसके बाद इतना खाना कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। मैं समझता हूँ आधा खाना बेकार होके जाता होगा। और कई रिपोर्ट्स तो इस तरह की भी हैं कि आसपास के जितने गरीब सीपी वगैरह में मिलते थे उन सबको भी बांटा जाता था, इतना खाना होता था। तो वहाँ तो फिर जो भीड़ बढ़ती गई, वो बहुत सारे लोग, आसपास के भिखारी, आसपास के मांगने वाले, आसपास के वो लोग जो यहाँ से भी बहुत लोग जाते थे कि चलो भाई थोड़ा पिकनिक करके आएंगे, बर्गर मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा, ठंडा मिलेगा, हाँ पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो कुछ लोग वहाँ पिकनिक के लिए भी जाते थे। फिर तो ये उसको हो जाना स्वाभाविक है। उसके दिमाग में हो सकता है ये बात बैठ गई हो कि भाई मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। दूसरा एक चीज़, मैं जो उसके स्वभाव से जो मैं उसको समझाऊँ, आदमी तो वो ठीक है, करप्ट नहीं है। उसका जो स्वभाव है वो किसी करप्ट आदमी का स्वभाव नहीं लगता। देखिए अंदर खाने क्या है वो तो कोई नहीं समझ सकता, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका तौर तरीका, उसका बात करना, मैं समझता हूँ गलत आदमी तो है नहीं। इसीलिए वो शायद बच भी गया, और उस पर कोई इस तरह के, नहीं तो पुलिस एक बार पकड़ के कहाँ छोड़ती है। इस्तीफे को कैसे देख रहे हैं आप, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को? कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का पहला विकेट तो कम से कम गिरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो होता है। नो रिजाइन पॉलिसी पे चलती थी ना फिर। नहीं, नो रिजाइन पॉलिसी छात्रों ने हरा दिया भारतीय जनता ने कहाँ नो रिजाइन पे थी। किसानों ने तीनों बिल वापस कराए कि नहीं बिल कराए? वापस लिए, किसी का रेजिग्नेशन नहीं हुआ। एमजे अकबर को छोड़ दें, खैर उनका मीटू में नाम आया है, उसके अलावा तो किसी का रेजिग्नेशन का भी आज तक नहीं हुआ भाजपा में। और राजनाथ सिंह का फिर वो बयान याद करिए कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। देखिए राजनाथ सिंह का वो जो बयान है वो भी पुराना बयान है, वो आज का बयान तो है पर नहीं। है तो ये बात भी सही है कि भाई आज तक इस्तीफा हुआ भी नहीं किसी का इस्तीफा लिया नहीं। करप्शन तो बहुत सारे सामने आए, लोगों ने बताया कि ये हो गया। सवाल ये है कि जो लोग वहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए थे और आम आदमी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही थी, कैसे कह सकते हैं आम आदमी पार्टी सपोर्ट? अरे आम आदमी पार्टी के तो सारे नेता छोटे से लेकर बड़े तक सब वहीं थे। उनका तो 24 घंटे का टाइम उनको बोला गया था ना कि कोई भी आ सकता है मंच पे, बरस अपने बैनर और झंडे लेकर। मैं वो ये कह रहा हूँ कि अब जो है वहाँ पेपर लीक हो गया पंजाब में, उस पर अभिजीत दीपके बोल नहीं रहा है, उससे बार बार सवाल किया जा रहा है। ये तो कह रहा है कि हाँ उस पर भी काम करेंगे, सोचेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि नहीं उनको भी इस्तीफा देना। एक ही लफ्ज़ तो बोलना है कि नहीं इस्तीफा उसका भी होना चाहिए, लेकिन उसके लिए नहीं। से देंगे कि आम आदमी पार्टी फंडेड है सीजेपी? नहीं, फंडेड तो नहीं कह सकते उसको, तो सपोर्ट कर रही थी ना। फंडेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आम आदमी पार्टी का ही ये आदमी है, इसने खुद कबूला भी है, इसका बाकायदा इंटरव्यू है। इसने कहा कि भाई मैं
केजरीवाल को पसंद करता हूँ, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी आईटी सेल में मैं रहा हूँ और आज भी मेरे ताल्लुकात हैं, ये भी उसने कहा कि आज भी मेरे ताल्लुकात हैं। तो ये तो तय है, अखिलेश यादव का तो सपा से तो जुड़ा हुआ है नहीं ये आदमी, कांग्रेस से जुड़ा हुआ तो है नहीं, जुड़ा हुआ तो ये आम आदमी पार्टी से है। और जिस तरह से केजरीवाल से लेकर उसके तमाम लोग वहाँ पहुँचे हैं, उससे लगता भी है कि हाँ इनका कहीं ना कहीं जुड़ाव तो है, लगाव तो है। अब जैसे सपा से चलो डिम्पल पहुंची, अखिलेश यादव तो नहीं पहुंचे, कांग्रेस से कई लोग पहुंचे, राहुल गांधी तो नहीं पहुंचे। तो अगर पार्टी से होते तो ये लोग भी पहुंचते। तो केजरीवाल से लेकर सारे छोटे बड़े नेता तक वहां पहुंचना, इसका मतलब ये है कि उनका कहीं दिली लगाव तो था है और है। मतलब कई सारे खबरें ये भी है, जैसे राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल इसको अन्ना आंदोलन 2.0 बनाना चाहते थे। सही बात है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर कई जगहों पर अपोजिशन पार्टियों को चपत लगाया है। कैसे? इसमें विफलता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं मानता ही नहीं इसको। मैं इसलिए नहीं मानता कि इस तरह के आंदोलन जब भी होते हैं तो कांग्रेस में भी बहुत सारे लोगों के इस्तीफे हुए, बहुत सारे लोगों के हुए। तो ये तो स्वाभाविक है कि भाई जब आदमी ये देखे कि सरकार ये देखे कि नहीं, जन आंदोलन बोलते हैं उसको, कि भाई इतना बड़ा आंदोलन हो गया और ये और भी बढ़ सकता है, इसमें पुलिस की को भी हानि होगी, उसमें और दूसरे नुकसानात भी होंगे, सरकारी प्रॉपर्टी का भी मसला है, सब बहुत सारी चीज़ें सरकार को देखना पड़ती हैं। लेकिन विपक्ष जो इसको अन्ना आंदोलन बनाना चाहता था और विपक्ष जो इसके बहाने मोदी तक पहुंचना चाहता था, वो तो सपने टूट गए ना। राहुल गांधी पहुंचे ना, पीएम हाउस के बाहर बैठ के धरना दिया उन्होंने। अरे भाई, राहुल गांधी ने धरना दे दिया, नतीजा क्या निकला? इस्तीफा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। राहुल गांधी की वजह से थोड़ा ही हुआ। वैसे तो वो लोग कह रहे हैं ना। अरे उनके कहने से क्या होता है? वो तो मैं यहाँ बैठे हुए, ताकत मिली आंदोलन को, वो तो यहाँ बैठे हुए मैं कह दूंगा कि जी मेरी वजह से हुआ है। ऐसे नहीं होता। प्रधानमंत्री के यहाँ धरना दे देना, देखिए राहुल इसको हाईजैक करना चाहता था। राहुल ये चाहता था कि इस पर तो बाकायदा सीजेपी पार्टी के लोगों का भी बयान आया राहुल गांधी के वहाँ धरना देने पर, कि उन्होंने एक अलग रास्ता निकाल लिया इसके लिए और ये ठीक नहीं है। अगर उनको धरना देना है तो यहाँ आना चाहिए था, उनको जंतर मंतर पे साथ लेके चलना चाहिए था, साथ लेके सब कुछ करना चाहिए था। तो ये तो सबको दिख रहा है कि ये जो कुछ हुआ है, हर आदमी और हर पार्टी इसको अपने साथ जोड़ना चाहती थी, हर आदमी उसका माइलेज लेना चाहती। अब देखिए, जब अपोजिशन चारों खाने चित हो गई तो अब महबूबा मुफ्ती का कल का बयान देखिए आप। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हालांकि मुसलमानों को टारगेट नहीं किया। ये बात तो आप भी कहते हैं मुसलमान को, मैं तो जुनैद पर ही आपने बोला है कि मैंने सिर्फ अब्दुल के लिए बोला कि एक अब्दुल मिल गया। मैंने ये तो नहीं बोला कि तमाम मुसलमान लड़कों को पकड़ा जा रहा है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने सिर्फ जुनैद के लिए बोला, और जुनैद मुझे एक ठीक इंसान लगा तो मैंने उसकी तरफदारी की, और करनी भी चाहिए ऐसे वक्त में, कोई बुरा ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती का बयान है कि सरकार चुन चुन कर देख देख कर टारगेट मुसलमानों को कर रही है, ऐसा तो नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आप भी जंतर मंतर पे भी आप रहे हैं पूरे प्रोटेस्ट में, आपने भी देखा होगा कि वहाँ ऐसा तो नहीं कि किसी मुसलमान को पकड़ लिया और उसको पीट दिया, या पुलिस ने सिर्फ मुसलमान लड़कों पर लाठी डंडे बरसाए, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब जिन लड़कों की पार्टियाँ वो वीडियोस मिल रही हैं, उन्हीं को पकड़ा जा रहा है। अब वो हिंदू भी हैं, ज़्यादातर तो हिंदू ही हैं उसमें, हो सकता है कोई मुसलमान भी हो। और मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के अभद्र भाषा जो बोली गई, वहाँ गाली गलौज किया गया, अगर मुसलमान भी है तो पकड़ो उसको, लगाओ उसको 4 लाठी फालतू लगाओ, ताकि आइंदा उसकी हिम्मत ना हो इस तरह की बातें कर। अपनी आवाज़ उठाना कोई गलत काम थोड़ी ना। आवाज़ उठाना गलत नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान को गालियों से बात करना, ये भी तो संवैधानिक नहीं है। एक संविधान की एक मर्यादा है। कंगना रनावत कहती है कि गटर छाप जनरेशन है, ये आप मानते हैं इस जनरेशन को गटर छापेगी? कहने को तो कई लोगों ने ये भी कहा, आपको याद होगा कि वो एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है बिहार से, उसने ये भी कहा कि भाई इनके साथ तो वैसा करना चाहिए जैसा गुजरात में हुआ था 2002 में, ऐसा करना चाहिए इनके साथ। कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, और सरकार को इस पर संज्ञान लेना भी चाहिए कि भाई ऐसा क्यों कहा गया। लेकिन चूँकि वो उनकी पार्टी के आदमी हैं तो उस पर वो हो सकता है कुछ माइलेज उनको मिल जाए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बदज़बानी किसी भी तरफ से हो, चाहे नेता की तरफ से हो, अभिनेता की तरफ से हो, आम आदमी की तरफ से हो,
छात्र की तरफ से हो, मैं बदजबानी क्यों? किसी संविधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को गाली गलौज क्यों? उसकी माँ बहन तक क्यों जाना? क्यों जाना उसकी माँ बहन तक? मैंने पूछा वहां पर छात्रों से कि आप इस तरीके से मतलब एक संवैधानिक पद को क्यों गाली दे रहे हैं। कह रहा हमारी जिंदगी खराब करके रख दी इसने। सही हो जाएगी। अब जब लट लगेंगे और जेल की रोटियां खाएंगे तो ठीक हो जाएगी अब जिंदगी। बल्कि कुछ लड़कों की जिंदगी अब खराब होगी जब जेल का ठप्पा लग जाएगा और उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केस लगेंगे तो क्या दोबारा नीट के पेपर में उनको भी तो बुरी तरीके से मारा गया, पायलट गन चलाए गए, बिहार में AK-47 चल गया वहां पर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना ये सब। नहीं ठीक है, नहीं चलाना चाहिए, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार की कहीं मजबूरी भी होती है। आपने देखा किस तरह पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारा छात्रों ने, वो भी वीडियो देखी होंगे आपने। ये क्या कोई तरीका ठीक है? ये भी तो तरीका ठीक नहीं है भाई। ठीक है, पुलिस अपने आप से नहीं करती, पुलिस को तो ऑर्डर होता है ऊपर से कि भाई आप ऐसा करो। तो इसलिए तो कहा जा रहा है कि अमित शाह जवाब दें, पायलट गन कैसे चल गया, AK-47 कैसे चल हाँ तो अमित शाह से जवाब मांगो ना। जी। अमित शाह से जवाब मांगो, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रहे हो? नरेंद्र मोदी को क्यों गालियां दे रहे हो? जवाब मांगना अलग चीज़ है भाई। आप वहाँ से हटके जंतर मंतर से अमित शाह का घेराव कर लेते या कहीं और ऐसी जगह बैठते जहाँ से आपका धरना और ज़्यादा इफेक्टिव होता। लेकिन जिस तरह से मैंने देखा कि लड़की को माँ बहन की मादरजात गालियाँ, और उस लड़की की उम्र मेरे हिसाब से अंडर 20 थी, बहुत ज़्यादा, आपने भी देखी होगी वो वीडियो। इस तरह की भाषाएं बोलना और चार चवन्नी कहाँ पे और फला कहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ये कोई एक छात्र की, नीम का पत्ता कड़वा है, ये छात्र की भाषा नहीं हो सकती, छात्रों की भाषा नहीं हो सकती है। ये तो गुंडे मवालियों की भाषा है। और यही वजह है कि आज जो लोग छात्र लाइन में हैं उनमें से बहुत ही कम लोग अपने मतलब को पहुंचते हैं, नहीं तो भटक जाते हैं बीच में और नशे में और अय्याशी में और फला में कहाँ कहाँ चले जाते हैं। सबको छात्र मानते हैं आप? ऐसी खबर आ रही है कि सब छात्र नहीं, इसमें गुंडे घुसाए जा रहे हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो थे इसमें, असामाजिक तत्व भी थे इसमें। वो लोग भी थे जिन्होंने जानबूझकर इस तरह की हरकतें की हैं। मैं समझता हूँ वो जो लड़की थी, जिस तरह की उसकी ज़बान थी, वो लड़की छात्र तो नहीं हो सकती। वो तो बाकायदा किसी ने उसको प्लांट करके भेजा है, किसी भी पार्टी ने भेजा हो, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि किसने भेजा है, लेकिन इस तरह के लोग ये प्लांटेड थे जिन्होंने ऐसा किया। और फिर पुलिस को मारना, पुलिस को जो मारा गया है वो जानबूझकर मारा गया है ताकि यहाँ दंगा भड़के और जो है छात्रों की हानि हो। सारे तो छात्र नहीं थे उसमें, आम आदमी भी थे, छात्रों के परिजन भी थे, गांव देहात के लोग भी थे, आसपास के लोग भी थे और मांगने खाने वाले लोग भी थे, गुंडे मवाली भी सारे थे उसमें। अब देखा ना, पुलिस वाला एक आ गया था लास्ट में, उत्तराखंड से मैं इस्तीफा दे के आया हूँ, और पता चला कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो तो बदमाश आदमी है, उस पर तो कई सारे मुकदमे हैं और उसको तो बाकायदा निकाला गया है। और वो वर्दी पहन के वहाँ के कह रहा है कि लो जी, अभिजीत दिवके को दे रहा है कि लो जी मैंने छोड़ दिया। तो ये इस तरह के लोग भी आए हैं वहाँ, ये तो खुला सबूत है। एक आखिरी मुद्दे पे आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टरों को बहुत कूटा गया है वहाँ पर, पकड़ पकड़ के। मीडिया की गलती आप देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे नैरेटिव चलाए गए मेन स्ट्रीम मीडिया के, लेकिन उन लोगों ने चलाया जो स्टूडियो में बैठते हैं। पीटा उन लोगों को गया जो रिपोर्टर सड़क से अपनी रिपोर्ट देता है। नहीं, बात सड़क के रिपोर्टर की और एंकर की नहीं है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे जिस तरह से लोग पिछले 10-11 साल से, 12 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो गुस्सा है लोगों में मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से, वो गुस्सा है अपनी जगह, वो गुस्सा है। और ये सच है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया ने रोल भी अच्छा अदा नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ समझने जैसी है। और जो गुस्सा उतरा है रिपोर्टरों के ऊपर, वो इसीलिए उतरा है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया ने अच्छा नहीं किया। क्या चल रहा है? आप तो जाते हैं ना सारे संस्थाओं के ऑफिस में, कुछ बात वगैरह अंदर की है, मतलब क्या गलती हो गई हमसे, आगे हम किस तरीके से काम करेगी मेन स्ट्रीम मीडिया? नहीं, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा सुमित अवस्थी का। सुमित अवस्थी ने तो खुद माना है इसको कि हम गोदी मीडिया जानबूझकर नहीं है, हमसे तो कहा जाता है ये करो, तो ये तो इतना कर दो कि आप ही के संस्था में काम कर रहे कर्मचारी के जान के ऊपर आफत आ जाए।
देखिए हाँ आप लोगों का ये जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं ना अभी आज़ाद घूम रहे हैं, जी। इनके ऊपर सरकार का शिकंजा ज़्यादा नहीं है। हम्म जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जो चैनल वाले लोग हैं, हम्म वो उनको हर साल रिन्यूअल कराना होता है, सरकारी ऐड भी उनको चाहिए होते हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं हम्म जो सरकार की तरफ से मेन स्ट्रीम मीडिया को जो सहूलतें मिलती हैं, पैसा मिलता है, सब कुछ होता है, इलेक्शन का बाकायदा इनका पैकेज होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए सरकार की तरफ, हाँ इतना ज़रूर है कि जर्नलिस्ट को निष्पक्ष होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और बिकाऊ नहीं होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि जर्नलिस्ट को और जर्नलिज्म को बिकाऊ नहीं होना चाहिए, भले ही कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह की बात हो, जर्नलिस्ट को ये कह देना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल अलग रहना चाहता हूँ। और मैं भी कई लोगों को फटकारता भी हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेन स्ट्रीम में नहीं, सोशल मीडिया में बहुत गंदगी है, आपने देखा भी होगा, कई लोगों को पिटते हुए भी देखा होगा, सोशल मीडिया वालों को भी, उनको भी पीटा गया वहाँ जंतर मंतर पे, और पता नहीं क्या क्या कहा गया। तो ये तो सब जगह है।